हेलो एवरीवन। आज हम प्रेपोजिशन के काइंड्स पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, प्रेपोजिशन हम सभी पढ़ लेते हैं, बट काइंड्स कितने होते हैं प्रेपोजिशन के। जिस तरह नाउन हम पढ़ते हैं, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रेपोजिशन भी काइंड्स में आते हैं, मतलब इनके भी प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये सारा ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये हो जाएगी आपके लिए। अगर आपको पहले से अगर आप जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, तो आपके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो आपके लिए एक नॉलेज गेन अप कर सकते हैं इस वीडियो से। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। सभी को पता है प्रेपोजिशन क्या होता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, प्री अगर हमने अलग कर दिया, पोजीशन को अलग कर दिया। पोजीशन मीन्स क्या होता है, किसी की स्थिति बताना, पोजीशन बताना, और उसके पहले आता है प्री, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला जो रहता है वो प्रीपोजिशन है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं ये। तो ये याद रखने। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला जो प्रकार है इसका काइंड है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे आपका, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, जैसे आपका एट हो गया, सिंपल है, जिसके साथ कोई दूसरा प्रेपोजिशन ना जुड़ा हो, जिसके साथ कोई आईएनजी ना आ रहा हो, जिसके साथ कोई फ्रेजल ना जुड़ा हो, वो हमारा सिंपल है। एट हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, बाई हो गया, विद हो गया। ये सारे क्या है, ये देखिए ये सारे ही सेपरेट हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, सिंपल प्रेपोजिशन हो गए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे एट हो गया, बाई, फ्रॉम, ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, सिंस एंड अंडर। ये सारे क्या हैं, सिंपल प्रेपोजिशन है। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या रखती है कि जब भी कभी ऑफ वाला आता है, तो ऑफ आता है तो ये तो सभी को पता है कि ये तो सिंपल प्रेपोजिशन है। बट यहाँ पे अगर डबल एफ वाला आ गए तो ये हमेशा कन्फ्यूज़न वर्ड रहता है, क्योंकि ये डबल में पूछ लेता है। अगर आपका पूछ लिया जाएगा कि ये वाला ऑफ सिंपल है कि डबल है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो ऑफ है ना, ऑफ डबल एफ वाला, ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ जिससे आप लोग को याद रहे ये। बाकी तो आप सभी जान जाएंगे, बस इसको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो ऑफ है ना, ये वाला अक्सर करके कन्फ्यूज़न होती है। ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डबल में है कि सिंपल है, कि डबल प्रेपोजिशन है या सिंपल प्रेपोजिशन है। तो ये आपका जो डबल एफ वाला है, ये आपका सिंपल प्रेपोजिशन में आता है, ये कभी भी डबल में नहीं आता। ओके, अब क्या कह रहा है कि दीज कॉमन प्रेपोजिशन, ये सारे जितने भी प्रेपोजिशन हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये किसी लोकेशन को अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है, सेंटेंस में लोकेशन अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो हम इनका यूज़ करते हैं, या फिर टाइम बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं, और प्लेस बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे ही सैट ऑन द चेयर, हमने लगा दिया यहाँ पे। देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास। उसी तरह सी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, वो कहाँ छुपा हुआ है, बेड के अंदर। उसी तरह वो द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर लगा हुआ। मिहिका ड्रोव ओवर द ब्रिज। राधिका लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल, कहाँ खोई है, कहाँ उसने अपनी किताब को खो दिया है, तो स्कूल में। लोकेशन शो कर रहा है। द बुक बिलोंग्स टू औरव। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लोकेशन, टाइम या प्लेस के लिए ये सिंपल प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो और इसमें कुछ था नहीं। आई जस्ट होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे क्लियरली वर्ड्स में सारे लिख दिए हैं, और बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने लिखे हैं, जिससे आपको इजीली आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गए सिंपल प्रेपोजिशन। ओके, अब हम देखेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। दूसरे नंबर पे आपका आता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, तो सिंपली आप याद रखिएगा कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, किसी भी नाउन में या किसी एडजेक्टिव में या फिर किसी एडवर्ब में, प्रीफिक्स में, मतलब कोई नाउन हो गया, कोई एडजेक्टिव हो, कोई एडवर्ब हो गया, पहले अगर कोई इसमें कोई प्रीफिक्स जुड़ जा रहा है, वही हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कोई भी नाउन हो गया, कोई भी एडवर्ब हो गया, कोई भी एडजेक्टिव हो गया, उसमें कोई प्रीफिक्स जुड़ रहा है तो हमारा क्या है, कंपाउंड। जैसे मैंने लिखा बाउट,
मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा बाउट, बाउट क्या है, यहाँ पे रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है बाउट। अब मैंने इसमें प्रीफिक्स क्या जोड़ दिया, आ। अब ये क्या बन गया, अबाउट। क्या बन गया, अबाउट। ये क्या हो गया, बाउट तो एक रूट वर्ड है, अब मैंने क्या इसमें जोड़ दिया, ए प्रीफिक्स जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन। उसी तरह मैंने लिखा क्रॉस, 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 उसी तरह मैंने लिखा क्रॉस। अब ये क्या है, एक रूट वर्ड है, किसी भी रूट वर्ड में ये एक रूट वर्ड है और इसमें मैंने ए जोड़ दिया, यानी कि प्रीफिक्स जोड़ दिया। प्रीफिक्स क्या होता है ये मैंने बताया है। प्रीफिक्स मतलब होता है जो किसी भी रूट वर्ड में पहले जुड़े, जिसे हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो उपसर्ग बोलते हैं। अगर हिंदी में इसे बोलेंगे तो अगर आपने हिंदी सभी लोग जानते हैं तो ये उपसर्ग है, यानी कि किसी भी रूट वर्ड में प्रीफिक्स यानी कि पहले जोड़ देना उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें रूट वर्ड में मैंने ए जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक क्रॉस बन गया। अब ये क्या बन गया, एक क्रॉस हो गया, यही कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में आपको प्रीफिक्स जोड़ना रहे, वो हमारा क्या हो गया, कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गया। वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन आर दोज टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन दैट आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग। वही चीज़ है, अ प्रेपोजिशन टू नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, सेम वही चीज़ जो मैंने अभी समझाया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, किसी नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब में हो प्रीफिक्स जुड़ गया, वही हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब जैसे सम एग्जांपल्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए अबाउट है, इसके रूट वर्ड बाउट में आ जुड़ गया, अबाउट हो गया। अब बब में क्या जुड़ गया, आ जुड़ गया, अबाउट। क्रॉस हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग क्या है आपका, लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, अ लॉन्ग जोड़ दिया, एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, यानी कि इसके एडजेक्टिव में एक प्रीफिक्स जुड़ गया, ये बन गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। समझ में आ गया होगा, अलॉन्ग हो गया। उसी तरह अमिट्स हो गया, उसी तरह अमंग हो गया, अमंगस्ट हो गया, अराउंड हो गया। उसी तरह बिफोर, फोर है, फोर, अब उसमें हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया बिफोर, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गया। उसी तरह हाइंड है तो बिहाइंड हो गया। लो हो गया, लो में हमने बीलो जोड़ दिया, ये मतलब किसी भी नाउन में सिंपली आपको ध्यान रखना है, बस कोई भी नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब में कोई प्रीफिक्स अगर जुड़ रहा है, प्रीफिक्स को हमने जोड़ दिया, वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया बस, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए भी हैं, तो आप इसको एग्जाम्पल को देख सकते हैं, इसको इजीली लर्न भी कर सकते हैं। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में प्रीफिक्स, यहाँ पे मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि किसी भी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए, वो हमारा क्या हो गया, कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गया। जैसे बीनीथ हो गया, बिसाइड, साइड में हमने क्या जोड़ दिया, बिसाइड जोड़ दिया, तो ये बन गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। ओके, तो ये ऐसे इसे कहते हैं कंपाउंड। बिटवीन हो गया, बियॉन्ड हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, अंडरनीथ हो गया, विदिन हो गया, विदाउट हो गया, एट्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इस तरह ये समझाने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख दिए थे, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कंपाउंड प्रेपोजिशन। आइए इसके कुछ एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे आरव इज सिटिंग बिसाइड माधव इन बस, तो आरव कहाँ बैठा हुआ है, माधव के बगल में बैठा हुआ है बस में, तो बिसाइड यहाँ पे आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन लगा हुआ है। यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगी हुई है, कंपाउंड प्रेपोजिशन लगी हुई है, ये अपने ध्यान रखनी है। कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, बट कौन पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, तो कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। उसी तरह देखिए प्लीज़ ज्वाइन अस बिफोर द मैच स्टार्ट, यहाँ पे बिफोर जुड़ा हुआ है। उसी तरह देखिए वी आर अबाउट टू फिनिश द डिनर, यहाँ पे अबाउट जुड़ा हुआ है। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, दी कैट जंपिंग अराउंड द सीट। तो इस कहने का मतलब है ये हम सभी को पता है ये एक प्रेपोजिशन है, ये हम सभी को पता है कि ये प्रेपोजिशन है, बट अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुआ तब, तो ये हमारा कौन सा प्रेपोजिशन हो जाएगा, कंपाउंड प्रेपोजिशन हो जाएगा। ये आपने याद रखनी है। ओके, तो ये थे कंपाउंड प्रेपोजिशन। आई जस्ट होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ इस भी घुमा फिरा के नहीं लिखा हुआ है। जिसको बहुत डीपली समझाना हो आप लोग को वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं
यहाँ पे समझाया भी वही चीज़, सेम चीज़ समझाया जो मैंने अभी समझा दिया है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन अबाउट में क्या करते हैं, हम उसी प्रीफिक्स जोड़ देते हैं आ को। जैसे रूट वर्ड है बाउट, इसमें मैंने आ जोड़ दिया। अभी जस्ट मैंने समझाया कि जैसे बाउट है, ये रूट वर्ड है, इसमें आ जोड़ दिया, प्रीफिक्स जुड़ गया, ये बन गया टू मेक अ प्रीपोजिशन। इसे हमें प्रीपोजिशन अगर बनाना रहेगा तो रूट वर्ड में हम क्या कर देंगे, आ जोड़ देंगे। रूट वर्ड किसमें, किसका, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। इसमें हम कोई प्रीफिक्स अगर जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाएगा। इन अनदर कंपाउंड प्रीपोजिशन द प्रीफिक्स बी इज एडेड टू द रूट वर्ड साइड। सेम वही चीज़ अभी मैंने समझाया, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसको आपको PDF मिल जाएगा, आपके लिए ये नोट्स हो जाएगा, या फिर आप नोट्स बनाते चलिए, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। मैं हमेशा नोट्स पे प्रीफर करूँगी, भले ही मैं PDF कहती रहती हूँ कि PDF चाहिए, बट अगर मैं रिकमेंड अगर करूँ तो PDF मैं कभी नहीं, मैं नोट्स ही बनाने में बिलीव रखती हूँ कि नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अपने हाथों से उस नोट्स को बनाएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आपको आएगा बजाय किसी दूसरे के PDF। ओके, अब थर्ड पे आते हैं, डबल प्रीपोजिशन। थर्ड हमारा क्या है, सेकेंड हो गया था ना, हाँ सेकंड हो गया था, थर्ड पे हम आते हैं। ये हमारा थर्ड है, थर्ड डबल प्रीपोजिशन है। डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं इसको भी समझेंगे। व्हेन टू प्रीपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन एक साथ रखे जाते हैं उसे बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। जैसे मैंने रखा, फ्रॉम रख दिया और बिहाइंड रख दिया। फ्रॉम बिहाइंड ये दोनों अलग सेपरेट हैं, ये आपने याद रखनी है। ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं दोनों। फ्रॉम भी अलग है, बिहाइंड भी अलग है, दो सेपरेट, दो सिंपल प्रीपोजिशन, दोनों ही सिंपल अलग। सिंपली डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ रख देना, सेंटेंस में एक साथ रख देना, वही हमारे डबल प्रीपोजिशन हो गए। तो ये आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, 1 मिनट, कि व्हेन टू प्रीपोजिशन यूज टुगेदर, जब दो प्रीपोजिशन को एक साथ रख दिया जाए, दे आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। समटाइम्स अ कंपाउंड प्रीपोजिशन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स बट अनलाइक दैट। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन भी, उसमें भी दो वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया कि कंपाउंड प्रीपोजिशन में दो वर्ड्स कैसे हैं, जैसे क्रॉस है, इसमें ए जोड़ दिया गया, एक क्रॉस हो गया। लॉन्ग है, इसमें ए जोड़ दिया गया, अलॉन्ग हो गया। साइड है, बी साइड जोड़ दिया गया, दो वर्ड हो गए, ठीक है, बी साइड जोड़ दिया, ये आपके कंपाउंड हो गए। तो कंपाउंड और डबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वही लाइन यहाँ पे मैंने लिखा है समझाने के लिए कि कंपाउंड और डबल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड में क्या होता है, किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से पहले प्रीफिक्स जोड़ना रहता है, प्रीफिक्स जोड़ना रहता है, वो हमारा कंपाउंड हो गया। बट डबल में क्या होता है, डबल में दो अलग अलग सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ रहना। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रॉम और बिहाइंड, ये दोनों सिंपल प्रीपोजिशन है, दोनों सिंपल प्रीपोजिशन है, और दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ रख देना उसे बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आप लोग को आ गई होंगी। तो कभी भी कंपाउंड को मिक्सअप मत करिएगा इससे डबल प्रीपोजिशन में। कंपाउंड प्रीपोजिशन अलग है, वो भी क्या होते हैं, दो वर्ड से ज्वाइन होते हैं, बट वो इनके जैसे नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि वो भी दो वर्ड से ज्वाइन होते हैं, बिसाइड। अब यहाँ पे साइड है, बी, दो वर्ड से ज्वाइन हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल हो गए, ये डबल नहीं हुए, ये कंपाउंड हो गए। डबल का मतलब दो सिंपल प्रीपोजिशन को एक साथ रख देना। जैसे मैंने फ्रॉम और बिहाइंड को एक साथ रख दिया है, जैसे मैंने अकॉर्डिंग और टू को एक साथ रख दिया है, जैसे मैंने अप हो गया, टू हो गया, दो अलग अलग सिंपल प्रीपोजिशन है ना, इसको सेंटेंस में एक साथ रख देना, इसी बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। यही चीज़, वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि डबल प्रीपोजिशन आर ऑलवेज सेपरेट सिंपल प्रीपोजिशन। वही चीज़ यहाँ पे बताया भी है कि डबल प्रीपोजिशन हमेशा कैसे होते हैं, दो सेपरेट सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, माय सन इमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स टू स्केयर हर मदर। तो फ्रॉम हो गया, बिहाइंड हो गया, ये दोनों अलग अलग सिंपल प्रीपोजिशन है, सेपरेट प्रीपोजिशन है, दोनों को एक साथ रख दिया जाए, इसे बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इट इज़ गोइंग टू रेन टू नाइट। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग और टू अलग अलग दो सेपरेट हैं, इसको एक साथ रख दिया गया। उसी तरह इट इज़ अप टू,
अभी मैंने जस्ट समझाया अप भी एक प्रेपोजिशन है और टू भी एक प्रेपोजिशन है, दोनों अलग अलग सिंपल प्रेपोजिशन है, और दोनों सिंपल प्रेपोजिशन को एक साथ अगर आ रहा है सेंटेंस में तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह फोर्थ का देखिए, इंस्पिरेशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। फ्रॉम भी एक सेपरेट प्रपोजिशन है, विद इन भी एक सेपरेट सिंपल प्रपोजिशन है। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ सेंटेंस में रख दिया। पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है, तो प्रपोजिशन, लेकिन दो प्रपोजिशन एक साथ आए हुए हैं। पूछ लिया जाएगा दोनों प्रपोजिशन एक साथ आए हैं तो ये कौन सा प्रपोजिशन है, आपने बताना है ये डबल प्रपोजिशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड जो प्रपोजिशन होते हैं उसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के पहले प्रीफिक्स जुड़ता है, वो कंपाउंड हो गए। उसमें भी डबल दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है, बट वो नाउन या प्रीफिक्स में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग प्रपोजिशन आपको एक साथ दिखेगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या कह रहा है, ये चौथा है, ये आपका फोर्थ है। 1 मिनट, ये आपका फोर्थ। नेक्स्ट ये चौथा क्या है, फ्रेजल प्रपोजिशन। चौथा है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं कि फ्रेजल प्रपोजिशन आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज। ये क्या होते हैं, ये किसी वर्ड्स या फ्रेज का ग्रुप होता है दैट ज्वाइन अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बाय कमिंग टुगेदर एज अ यूनिट। और यही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक सिंगल आइडिया बन जाता है, जब ये एक यूनिट में एक साथ आते हैं तो ये क्या होते हैं, एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। समझ में नहीं आया होगा। अब हम समझा रहे हैं कि क्या है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं, टू और मोर देन टू, ये आपने याद रखनी है। टू और मोर देन टू मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और वो एक सिंगल प्रपोजिशन होता है, उसे बोलते हैं हम फ्रेजल प्रपोजिशन। जैसे फ्रेजल प्रपोजिशन, जैसे प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, तभी समझ में आ जाएगा कि फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं कि ये दो या दो से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जैसे इन accordance with, ठीक है, इन भी लगा, अकॉर्डेंस भी लगा, विद भी लगा। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रेजल प्रपोजिशन वही होते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये किसके, दैट एक्ट एज अ सिंगल प्रपोजिशन। ये कैसा काम करते हैं, अब ये जो हो गया ना, एक हो गया, दो, तीन, यहाँ पे दो से अधिक वर्ड्स क्या हैं, एक साथ हैं, काम कर रहे हैं। और ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक्ट एज अ सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नहीं, सिंगल प्रपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। इसे बोलते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स और फ्रेज का ग्रुप होता है। ये ग्रुप यही है, देखिए वर्ड्स का ग्रुप है और ये एक सिंगल प्रपोजिशन का तरह काम करते हैं। कई वर्ड्स का ग्रुप होता है, वो एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं, वही हमारा फ्रेजल प्रपोजिशन हो गया। अब हम एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए भी हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे आपका अकॉर्डिंग टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया। जैसे आपका इन अकॉर्डिंग टू हो गया है, एक वर्ड आया, दो वर्ड से भी बनते हैं। इन अकॉर्डेंस विद एक वर्ड हुआ, दो वर्ड हुआ, तीन वर्ड हुआ। तो मोर देन टू वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है और ये क्या करता है, एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह। अब ये पूरा क्या हो गया, पूरा ये एक सिंगल प्रपोजिशन हो गया ना, भले ही इसमें 3-4 वर्ड्स हैं, इसमें 2 वर्ड्स हैं या मोर देन 2 वर्ड्स है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये क्या हो गए,
ये एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, ये एक सिंगल प्रेपोजिशन है। उसी तरह अवे फ्रॉम हो गया, उसी तरह बाय डिंट ऑफ हो गया, इंपॉर्टेंट है बाय डिंट ऑफ। उसी तरह बाय रीज़न ऑफ हो गया, कई वर्ड्स जुड़े हुए हैं। बाय वे ऑफ हो गया, फॉर द शेक ऑफ हो गया, इन अकॉर्डेंस विद हो गया, इन कंपैरिजन टू हो गया, कई वर्ड्स जुड़े हैं। भले ही 3-4 वर्ड्स ये जुड़े रहते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। ये आपने ध्यान रखनी है, जो एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये सारे क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। यहाँ पे पूरी लिस्ट भी है, मैंने रख दी है, इससे आपने याद रखनी है या फिर आप इसको अपने नोटबुक में टेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा ही यहाँ पे है आपका। जैसे इन अकॉर्डेंस विद हो गया, इन कंपैरिजन टू हो गया, इन कोर्स ऑफ हो गया, इन ऑर्डर टू हो गया, इन रिगार्ड टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, इंपॉर्टेंट है। विद ये इंपॉर्टेंट है, बाय डिंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद रिगार्ड टू, इन कॉम्प्लेंस विद, इंस्टीड ऑफ, इन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन टाइम, ओइंग टू, एग्रीबल, अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स। उसी तरह इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, इन केस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इन द इवेंट ऑफ, मतलब ये सारे क्या है आपके फ्रेजल वर्ब है। पूरा लिस्ट ही मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, नीचे तक है। उसी तरह ये इन ल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू, इन द मिडिल ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन। बस इतना याद रखना है कि फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होते हैं। सिंपली फ्रेजल प्रेपोजिशन वही होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। लाइक इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, ये सारे, इन ऑर्डर टू, ये सारे क्या आपके सिंपल ये सारे क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि इंस्टीड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बात करने के बजाय कुछ करके अपनी काबिलियत को साबित करो। तो इंस्टीड ऑफ टॉकिंग, तो इंस्टीड ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गए, इंस्टीड ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गए। उसी तरह ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, उसने क्या किया, अपनी गद्दी को उसने अपने सबसे बड़े बेटे के पक्ष में क्या किया, सिंहासन को त्याग दिया। उसी तरह सी सेट ए क्रॉस फ्रॉम, ठीक है, रूबिका, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। उसी तरह आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, उसी तरह दे वर इन द मिडिल ऑफ द, उसी तरह इन एडिशन टू, फ्रॉम बीनीथ, असाइड फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे क्या हैं आपके फ्रेजल प्रेपोजिशन है। और ये क्या करते हैं, ऊपर मैंने क्या बताया था कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को ये जोड़ने का भी काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए कैसे ये जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन उठेगा मैम ये कैसे जोड़ता है नाउन प्रोनाउन को, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही एब्डिकेट द थ्रोन, उसने क्या किया, गद्दी को त्याग दिया, इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, तो एल्डेस्ट सन ये उस नाउन हो गया, यही क्या है, प्रोनाउन हो गया। अब ये नाउन प्रोनाउन को इन फेवर ऑफ जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, बिल्कुल जोड़ रहा है। उसी तरह देखिए ही सी सेट अक्रॉस फ्रॉम रूबिका, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, रूबिका नाउन है, सी प्रोनाउन है, ये दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इनका काम नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का भी काम करते हैं ये फ्रेजल वर्ब जो होते हैं। और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक सिंगल प्रेपोजिशन की तरह काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या कह रहा है, 5 जो हमारा है ये 5th है। 5th प्रेपोजिशन क्या है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, इसे मैं इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी। ये आपका, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल आपका दे दिया कि किसी एग्ज़ाम में पूछा था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था आपके टीजीटी पीजीटी किसी न किसी तो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पूछ लिया गया था कि पूरा ऐसा पूरा एक लाइन ये दे दिया था और यहाँ पे आगे पूछ लिया था कौन सा प्रेपोजिशन है कौन सा नहीं है, तो आपको मिलान करना था, आई थिंक सही करना था, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग को याद ज़रूर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 प्रेपोजिशन हम इसमें पढ़ेंगे
और आपको डेफिनेटली मैं कहूँगी, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया ना तो आप खुद ही कहेंगे मैम आज की क्लास में मैंने कुछ तो सीखा है, 2-4 नए रूल्स तो ही सीख लिए, 2-4 नए प्रेपोजिशन ही सीख लिए हैं। चलिए, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होता है? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन आर द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। These are used without any noun or pronoun attached with them। मतलब पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब्स का एक फॉर्म होता है। वर्ब्स का फॉर्म जिसमें जैसे वर्ब में क्या लग गया? ing लग गया। वर्ब में क्या लग गया? en लग गया। en का जैसे वर्ब में ed लग गया। तो यानी कि वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी? इन फॉर्म लग जाए या इन फॉर्म लग जाए, थर्ड फॉर्म लग जाए, ed का फॉर्म लग जाए, तो वो हमारे वो हमारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। जैसे, और ये जो होते हैं ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बिना भी यूज़ किए जाते हैं, उनसे ये अटैच होते हैं। जैसे पार्टिसिपल क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसके लास्ट में या तो आप ing देखेंगे, या तो en देखेंगे, या तो ed देखेंगे। तो ये हमारे पार्टिसिपल हो गए। ये क्या हो गए? पार्टिसिपल हो गए, जिसे पार्टिसिपल प्रपोजिशन विच ऑल्सो एक्ट एज अ प्रपोजिशन। ये किसकी तरह काम करते हैं? प्रपोजिशन की तरह भी काम करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस आर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कि पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होते हैं। सिंपली किसी भी वर्ब के एंड में ing आ जाए, en आ जाए, ed आ जाए, वही आपके पार्टिसिपल हैं, और सिंपली वही आपके पार्टिसिपल प्रपोजिशन भी हैं, और ये प्रपोजिशन की तरह काम भी करते हैं। और जहाँ पे भी ये प्रपोजिशन की तरह काम किए वो हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन हो जाता है। जैसे पेंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, फॉलोइंग, एक्सक्लूडिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एट्सेट्रा, सब में देखेंगे आपके ing लगा हुआ है। तो सिंपली ध्यान देना है कि पार्टिसिपल, हम तो सभी जानते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल के वर्ब में ing लगा होता है, या en लगा होता है, या फिर ed लगा हुआ होता है, वो पार्टिसिपल है। और अगर ये सेंटेंस में एज ए प्रपोजिशन काम कर रहे हैं तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। यहाँ पे पेंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, फॉलोइंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे क्या हैं? पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? राम वॉज टॉकिंग टू श्याम रिगार्डिंग द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। राम किससे बात कर रहा है? श्याम से बात कर रहा है। किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा है? साइंटिफिक डेवलपमेंट के, एक न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आया है? द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? नाउन है, और उसी से पहले ये आया है, तो ये किसका काम कर रहा है? प्रपोजिशन। पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ये जान जाएंगे कि ये तो वर्ब है, वो आपको ध्यान दे देंगे कि ये तो वर्ब है, वर्ब नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है कि नाउन से पहले आया हुआ द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो नाउन से पहले आया हुआ है, तो नाउन से पहले आपका क्या आता है? प्रपोजिशन आता है। तो ये आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, ठीक है, एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। तो ये आपका कौन सा प्रपोजिशन हो गया? पार्टिसिपल। मैम ने बताया था कि वर्ब में ing हो, en हो, ed हो, वही पार्टिसिपल है। मतलब पार्टिसिपल है वही प्रपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। उसी तरह देखिए, आई वॉज वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट। नाइट क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाउन से जस्ट पहले आया हुआ है, ड्यूरिंग का यूज़ हुआ है, ये वर्ब नहीं हो सकता। कभी भी इसको वर्ब मत समझिएगा कि ये वर्ब है, वर्ब मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे दिया हुआ है वर्किंग है, और ना ही कभी इसको एडवर्ब समझिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल है। कौन से पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। उसी तरह ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए ed में आ गया है, यहाँ पे किसका काम कर दिया है? ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन। यहाँ पे ये ed में आ गया है, यानी कि थर्ड फॉर्म में यूज़ कर दिया गया है, तो ये भी आपका क्या है? आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। उसी तरह देखिए, आई विल कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास टू कवर ऑल पेंडिंग टॉपिक्स इन द सिलेबस। ये भी आपका क्या है? आपका टॉपिक से पहले हुआ है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये आपको पता ही है। ये वर्ब का भी काम करता है, ये भी पता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग, ऑल पेंडिंग टॉपिक्स, तो ये जो पेंडिंग है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, बट ये है क्या? आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ये ध्यान रखना है। फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे एज ए वर्ब काम कर रहा है, ये वर्ब है, बट यहाँ पे ये क्या है? ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। उसी तरह ड्यूरिंग भी क्या है? पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है
कि पार्टिसिपल एक वर्ब है जिसके एंड में आईएनजी भी आता है, ईएन भी आता है, ईडी भी आता है, और ये किसका काम करते हैं, एज अ प्रेपोजिशन भी काम करते हैं। ये अपने ध्यान रखना है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एज ए प्रेपोजिशन भी काम करते हैं। तो ये चीज़ें अपने ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी थे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नोट है यहाँ पे कि बेयरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, 1 मिनट, बेयरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, कॉन्सिडरिंग हो गया, ड्यूरिंग हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, पेंडिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, रिस्पेक्टिंग हो गया, टचिंग हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, फॉलोइंग हो गया, एट्सेट्रा आर आल्सो यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एक प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और एंड आर डिस्टिंग्विश्ड एट पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और ये एक एंड आर डिस्टिंग्विश्ड एट पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और इसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा था, 1 मिनट, इसको मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब का रूप होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बिना भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे पार्टिसिपल क्या होते हैं, एक वर्ब होता है जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो, ईएन लगा हो, ईडी लगा हो, वो आपके प्रेपोजिशन, वो पार्टिसिपल होते हैं, वो पार्टिसिपल होते हैं, और ये एक प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन यूज़ किया गया, एग्जांपल है पेंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, फॉलोइंग, एक्सक्लूडिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एट्सेट्रा। ये सारे आपके पार्टिसिपल प्रपोजिशन हैं। जैसे राम वाज टॉकिंग टू सैम रिगार्डिंग द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट, यहाँ पे सब आपका यूज़ किया हुआ है। फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, ड्यूरिंग है, पेंडिंग है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ समझा रहा है कि जो बेयरिंग है, कंसर्निंग है, कॉन्सिडरिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और इसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे यूज़ भी किया गया है, हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। जैसे बेयरिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको यहाँ पे पहले बता दिया कि बेयरिंग मीन्स क्या होता है। बेयरिंग मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसे आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, किसी को छोड़कर। बेयरिंग मतलब क्या होता है, किसी को, इसको छोड़कर, कोई चीज़ छोड़कर, एक्सेप्ट। कंसर्निंग मीन्स क्या होता है, अबाउट, के बारे में, के लिए, कंसर्निंग। ठीक है, इसका यहाँ पे बताया है कि इन सब का मतलब क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेयरिंग एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो, मतलब एक्सीडेंट को छोड़कर यहाँ पे किसकी बात किया गया है, ये अपने ध्यान रखनी है कि किसकी बात किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट को छोड़कर, मतलब दुर्घटनाओं को छोड़कर, दुर्घटना को छोड़कर द मेल विल अराइव टुमारो, जो मेल है वो कल आ जाएगा। तो बेयरिंग मतलब क्या होता है, छोड़कर, क्या होता है, छोड़कर, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, इसे छोड़कर। उसी तरह कंसर्निंग मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान देना है कि कंसर्निंग मतलब क्या होता है। कंसर्निंग स्टडीज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, मतलब कल की आग को लेकर बाजार में कई तरह की अफवाहें हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कल की आग के बारे में अबाउट बात कर रहा है। ये कंसर्निंग मतलब के बारे की बात करता है, के बारे की, किसी के बारे में बात करता है, यानी कि किसी को लेकर बात करता है ये कंसर्निंग। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, यहाँ पे इसको बताया हुआ है कि कंसर्निंग स्टडीज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, मतलब कल की आग को लेकर, कल के आग के बारे में बाजार में कई तरह की बातें हैं। तो सिंपली यहाँ पे समझाया गया है कि इसके मतलब बेयरिंग और कंसर्निंग का क्या मतलब है। अब हमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा जा रहा है सी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे कह क्या रहा है कि सी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट से संबंधित किसी भी चीज़ में रुचि रखती है। तो क्रिकेट के बारे की बात कर रहा है, कंसर्निंग की बात कर रहा है, यानी कि अबाउट की बात कर रहा है। कंसर्निंग मतलब अबाउट, ये ध्यान देना है आपको। कंसर्निंग मतलब क्या होता है, अबाउट। तो ये क्या है आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन का काम कर रहा है। उसी तरह रोहन वर्क्स वन जॉब ड्यूरिंग द डे एंड अनदर एट नाइट, नाउन से पहले आया है, और आपका ये क्या कह रहा है, रोहन जो है वो दिन में एक काम करता है और दूसरा रात में करता है। तो ड्यूरिंग यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। उसी तरह देखिए कॉन्सिडरिंग, ये है कॉन्सिडरिंग, इस पर हाईलाइट नहीं हुआ है, 1 मिनट।
उसी तरह देखिए कंसिडरिंग माय ग्रैंडफादर्स एज वी कीप आवर ट्रेवल्स लेस एग्जॉस्टिंग। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? तो कंसिडरिंग माय ग्रैंडफादर्स एज वी कीप आवर ट्रेवल्स लेस एग्जॉस्टिंग, मतलब मेरे दादाजी की जो उम्र है उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हम अपनी यात्राएं क्या करते हैं, कम थका देने वाली रखते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरिंग मतलब क्या होता है कि ध्यान में रखते हुए, विचार करना या ध्यान में रखते हुए। एवरीवन अटेंडेड द गाला इंक्लूडिंग इसको भी कर देते हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एवरीवन अटेंडेड द गाला प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, मतलब सभी सही राष्ट्रपति सहित सभी ने समारोह में क्या लिया, भाग लिया। तो इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग मतलब होता है सहित। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन का काम कर रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे जितने भी यूज़ हुए हैं ये सारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर इसकी हिंदी देखा जाए कि बेयरिंग मतलब क्या होता है, बेयरिंग मैंने बता दिया, मतलब किसी चीज़ को छोड़कर एक्सेप्ट बोल सकते हैं। कंसर्निंग मतलब होता है संबंधित, यानी कि विचार करना विचार करना नहीं, किसी के बारे में, किसी से संबंधित कोई चीज़ हो या किसी के बारे में अबाउट की बात करता है। ये किसकी बात करता है, अबाउट की बात करता है। तो ये ध्यान रखना है, 1 मिनट, ये किसकी बात करता है, अबाउट की बात करता है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे कॉन्सिडरिंग मतलब क्या होता है, विचार करना, ध्यान में रखना, किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ड्यूरिंग दौरान सभी को पता है। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है, क्या होता है, के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, के बावजूद। इसे आप बोल सकते हैं के बावजूद। पेंडिंग सभी को पता है, लंबित होता है। रिगार्डिंग मतलब होता है किसी के संबंध में। रिस्पेक्टिंग सम्मान करना। टचिंग स्पर्श करना। प्रोवाइडेड प्रदान करना कोई चीज़। फॉलोइंग अनुसरण करना किसी चीज़ का, एट्सेट्रा। ये सारे प्रेपोजिशन का काम करते हैं और ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन भी होते हैं, इन्हें माना जाता है, ये विशिष्ट हैं। ओके, तो ये थे यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा 6 है, आई थिंक 6 है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन। 6 जो हमारा है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या है। 6, ठीक है। डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं? डिस्गाइज मतलब जो छुपे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन आर दोज प्रेपोजिशन विच आर नॉट यूज द सेंटेंस इनडायरेक्टली। जो सेंटेंस में डायरेक्ट यूज नहीं किए जाते हैं उसे डिस्गाइज प्रेपोजिशन कहते हैं। वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होते हैं, वो डिस्गाइज फॉर्म में होते हैं। दियर शॉर्टर फॉर्म्स आर यूज्ड, मतलब बट आर डिस्गाइज। दियर शॉर्टर फॉर्म जो होते हैं वो सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं। जैसे आपका ओ है ना, ओ, जैसे यहाँ पे देखिए 5 o'clock, ओ है तो ओ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऑफ हुआ है, ओ का मतलब ऑफ। अब ऑफ पूरा नहीं यूज़ होके ओनली सिर्फ इसका शॉर्टर फॉर्म यूज़ हुआ है ओ, मतलब इसका पूरा ऑफ नहीं यूज़ किया गया, ओनली सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म एक क्या यूज़ किया गया है कि ओ यूज़ किया गया है। तो यही होता है डिस्गाइज। जो सेंटेंस में डिस्गाइज फॉर्म में आते हैं, शॉर्टर फॉर्म में आते हैं, अपने पूरे फुल फॉर्म में नहीं उसका यूज़ किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन। अब हम आएंगे इस पर। कहा क्या जा रहा है कि डिस्गाइज प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस में डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जाते हैं, जो किस में होते हैं, डिस्गाइज होते हैं, छुपे रहते हैं, और इनका जो शॉर्टर फॉर्म है, इनका जो एब्रीविएशन फॉर्म है, वो सेंटेंस में यूज़ होता है। और डिस्गाइज का जैसे एग्जांपल है ए एंड ओ, ए और ओ ये इसके एग्जांपल हैं। और ए जो है, ए इज़ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन। ए किसका शॉर्टेंड फॉर्म है, शॉर्टेंड फॉर्म है वो ऑन का है, और ओ किसका शॉर्टेंड फॉर्म है, वो प्रेपोजिशन ऑफ का है। तो सिंपली 2 ही आते हैं डिस्गाइज प्रेपोजिशन में, एक आपका ए आता है, एक आपका ओ आता है। ये एग्जांपल है डिस्गाइज प्रेपोजिशन का। उसी तरह देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या कह रहा है, द पार्टी विल बिगिन एट 5 o'clock। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहेंगे, द पार्टी जो शुरू हुई है वो 5 बजे शुरू हुई है।
तो यहाँ पे ओ जो लगा हुआ है ये एक शॉर्टेन फॉर्म है किसका, ऑन का। ओ में मतलब ऑन, द पार्टी ओ सॉरी ऑफ है, सॉरी ऑन नहीं है, ऑफ है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ द पार्टी विल। अगर हम इसको इस तरह ना लिख के इस तरह लिखें, 1 मिनट, हम शॉर्ट फॉर्म ना लिख के इस तरह लिख दें, द पार्टी विल बिगिन एट 5, ओ ना लिखें, 5 ऑफ द क्लॉक, तभी सेंटेंस सही है। 5 ऑफ द क्लॉक, 5 बजे शुरू होगी पार्टी। तो यहाँ पे हम ऑफ ना लिखते हैं, ऑफ नहीं लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं ऑफ, हम क्या करते हैं, ऑफ का शॉर्टेन फॉर्म लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। द पार्टी विल बिगिन एट 5 o'clock, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका शॉर्टेड फॉर्म लिख दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑफ है। तो ओ को क्या माना गया है, ऑफ माना गया है। और उसी तरह देखिए, वी ऑल वेंट टू अ पार्टी, तो आ मीन्स यहाँ पे ऑन, आ किसकी बात कर रहा है, ऑन की बात कर रहा है। तो आ मीन्स क्या होता है, ऑन। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम इस तरह लिख दें कि वी ऑल वेंट टू ऑन पार्टिंग, इस तरह हम लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा फुल हो जाएगा। इसका शॉर्टेन फॉर्म हम आ लिख देंगे, तो इसी को कहते हैं डिस्गाइज फॉर्म। अब ये समझ में आ गए होंगे कि डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं। डिस्गाइज प्रेपोजिशन वही होते हैं जिसका पूरा रूप नहीं लिखा जाता है, उसका शॉर्टेन फॉर्म लिखा जाता है, सिर्फ सेंटेंस में शॉर्टेन फॉर्म यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्गाइज प्रेपोजिशन। डिस्गाइज प्रेपोजिशन में आपके सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, एक आ है, एक ओ है। आ क्या है, आ का फुल फॉर्म क्या है, ऑफ, इसे ऑफ कहते हैं, और ओ का फुल फॉर्म क्या है, ऑन है। नो, ओ का फुल फॉर्म ऑन नहीं है, 1 मिनट, फिर से मैंने अब विपरीत बता दिया है। तो ओ का फुल फॉर्म ऑफ है, ओ से ऑफ को याद रख सकते हैं, और आ से आप ऑन को याद रख सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है मेरी तरह, जैसा अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह देखिए, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू स्टार्ट अ शूटिंग। उसी तरह देखिए, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू, आज अब आ यहाँ पे एकदम शॉर्टेड फॉर्म इसका यूज़ किया गया है। अब हम आ का यूज़ ना करके ऑन का यूज़ कर दें, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन शूटिंग, तब भी ये अपनी जगह पे सही रहेगा। लेकिन इसको ऑन ना करके हम आ में चेंज कर दिए, यानी कि इसका शॉर्टेड फॉर्म यूज़ कर दिए हैं, तो ये भी इसी को कहते हैं डिस्गाइज प्रेपोजिशन। वी ऑल ऑन टू अ पार्टी। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। डिस्गाइज प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो प्रेपोजिशन में डायरेक्टली नहीं यूज़ होते हैं वो डिस्गाइज होते हैं, और उनका शॉर्टर फॉर्म प्रेपोजिशन मतलब उनका शॉर्टर फॉर्म सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे इससे एग्जांपल क्या है, ए है और ओ है, और इसका ई का जो शॉर्टन फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, उसका ऑन होता है, और ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफ होता है। अब ऐसे बोला जाए तो ऑन का शॉर्टन फॉर्म आ होता है और ऑफ का शॉर्टन फॉर्म ओ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, डिस्गाइज प्रेपोजिशन है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये 6 था, 7 पे आते हैं। ये 7 आपका है। 7 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, डिटैच्ड प्रेपोजिशन। डिटैच्ड प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना सेंटेंस में लास्ट में प्रेपोजिशन यूज़ होता है, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि डिटैच प्रेपोजिशन क्या होता है, जो सेंटेंस में लास्ट में प्रेपोजिशन आ जाते हैं, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आता, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, लास्ट में सिर्फ प्रेपोजिशन आते हैं, वही हमारा डिटैच प्रेपोजिशन हो गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड अ डिटैच प्रेपोजिशन व्हेन इट डज नॉट कम बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब डिटैच प्रेपोजिशन क्या होते हैं, डिटैच प्रेपोजिशन उस प्रेपोजिशन को कहा जाता है जो अपने ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आते हैं। ठीक है, इट इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। ये अपने ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट से एकदम अलग होते हैं, उनके पास अटैच नहीं रहते हैं, डिटैच रहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो प्रेपोजिशन होते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, और ये जो प्रेपोजिशन और इन प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन
होता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये सेंटेंस के अंत में आते हैं। बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि डिटैच प्रेपोजिशन क्या होते हैं। तो सिंपली आपने याद रखना है कि डिटैच प्रेपोजिशन वो होते हैं द प्रेपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब ऐसे प्रेपोजिशन जो सेंटेंस के अंत में आते हैं और इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे आपका इन हो गया, फॉर, एट, फॉर्म, टू, विद, अबाउट, एट्सेट्रा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सी इज़ द गर्ल हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे अबाउट, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है। और ये किस में यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव में। मतलब ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ हुआ है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे हुम लगा हुआ है। तो ये आपका लास्ट में प्रेपोजिशन आया अबाउट, और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा डिटैच प्रेपोजिशन हो गया। मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट से डिटैच रहता है, ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं रहता। उसी तरह देखिए, हेयर इज़ द पेन दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वही पेन है। 1 मिनट, हेयर इज़ द पेन, ये वही, यहाँ पे ये वही पेन है जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। देखिए फॉर आया है, फॉर किसके लिए आया, पेन के लिए ही आया, जिसके बारे में मैं पूछ रहा था, जिसके लिए मैं पूछ रहा था। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में आया है दैट। और यहाँ भी देखिए इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में प्रेपोजिशन आता है, वही डिटैच है। मतलब वो अपने ऑब्जेक्ट से डिटैच रहता है। विच ऑफ द फैक्ट्रीज आर यू वर्किंग इन आया लास्ट में। हुम आर यू लुकिंग फॉर, आर फॉर आया लास्ट में। आर यू अप्रोचिंग मी, what are you talking about? This is the list of all machines that you ask for. Which of the hotels are you working in? तो सिंपली देखिए सभी के लास्ट में प्रेपोजिशन है और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बस आपने ध्यान रखना है कि, और ये मतलब ये क्या करता है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आते हैं उसमें इस टाइप के जो आपके डिटैच प्रेपोजिशन होते हैं। तो सिंपली अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मैं सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझाऊँ, तो आपको कैसे पहचानना है कि डिटैच प्रेपोजिशन क्या होते हैं। इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आते, लास्ट में आते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस आते हैं ये, और इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। वही हमारा क्या होता है, डिटैच प्रेपोजिशन होते हैं। डिटैच मतलब जो अपने ऑब्जेक्ट से डिटैच होता है। ठीक है, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सिंपली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जब किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे वही कह रहा है, सी वॉज द गर्ल, ये वही लड़की है, हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये इंटेरोगेटिव हो गया है, इंटेरोगेटिव सारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है और इंटेरोगेटिव। तो सिंपली ध्यान रखना है कि डिटैच प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं और इनके बाद ये अपने ऑब्जेक्ट से डिटैच होते हैं, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके, और इनका ऑब्जेक्ट या तो इंटेरोगेटिव होता है या तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अबाउट का हुम है, फॉर का दैट है, इनका आपका विच आ गया है। विच ये इंटेरोगेटिव इनका जवाब हो गया। हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो आर यू अप्रोचिंग मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल मशीन दैट यू आस्क्ड फॉर। तो ये सब लास्ट में आ रहे हैं, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डिटैच प्रेपोजिशन हो रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डिटैच प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो एसोसिएट रहते हैं, संबंधित होते हैं किससे, इंटेरोगेटिव से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से होते हैं या फिर एडवर्ब से होते हैं। जो सेंटेंस के अंत में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, लास्ट में आते हैं डिटैच प्रेपोजिशन। सिंपली लास्ट में अगर कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, कोई भी प्रेपोजिशन लास्ट में आ रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं और ये इंटेरोगेटिव में आ रहा हो या रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा हो, तो वह हमारे डिटैच प्रेपोजिशन है। कौन सी प्रेपोजिशन है, डिटैच्ड प्रेपोजिशन है। ओके, चलिए लास्ट प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रेपोजिशन जो हमारा है 8 प्रेपोजिशन है, सॉरी 8 है। 8वां क्या है, लास्ट है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अगर मैं इसे अपनी भाषा में बोलूँ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। हम बहुत बड़े पढ़ते हैं ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो इसे एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। इसे आप बोल सकते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं।
ठीक है, क्या है कि एन एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन फॉलो करता है सम पर्टिकुलर नाउन एंड वर्ब्स एंड एडजेक्टिव को। तो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो विशेष नाउन या विशेष वर्ब्स या विशेष कोई एडजेक्टिव उसको फॉलो करते हैं, मतलब इनके साथ वही आएगा प्रेपोजिशन जो, जैसे सर्टेन कंडीशन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द वोटर्स, तो एक्सेप्टेबल जो आपका है इसके साथ ये वर्ब्स है, इसके साथ आपका टू ही आएगा। उसी तरह ही इज़ रैदर बैकवर्ड के बाद आपका इन ही आएगा। उसी तरह दीज स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड के साथ टू ही आएगा। उसी तरह अवेयर के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो ये आपका हो गया एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ओके, तो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नाउन हो गया या वर्ब हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव हो गया, उसके साथ वो प्रेपोजिशन आते हैं, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, जिसे हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी कहते हैं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन किसके साथ आते हैं, जहाँ फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे बेनिफिशियल टू, सॉरी क्या हो रहा है, बेनिफिशियल टू होता है। बेनिफिशियल टू मीन्स क्या होता है, लाभदायक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेनिफिशियल टू ही लगाएंगे। तो सिंपली एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वही होते हैं कि जिनके साथ फिक्स्ड रहता है कि इनके साथ ये प्रेपोजिशन आनी है, इनके साथ ये प्रेपोजिशन आनी है, अवेयर के साथ ऑफ आना है। ये आपका एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हो गया। तो ये थे आपके प्रेपोजिशन, मैंने आज पढ़ाए हैं प्रेपोजिशन के प्रकार। आपको कैसे लगे आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, अपना ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन तो नहीं था, सॉरी कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे। और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो सोचा मैं ये आपके सामने आपको प्रोवाइड करा दूँ, रिप्रेजेंट कर दूँ, जिससे आप अगर आप जानते भी हैं, मैं नहीं जानती, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को सब पता है, बट रिवीजन के लिए आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपका प्रेपोजिशन होगा वहाँ पे भी ये इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इम्पॉर्टेंट है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही मैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। ये वाली प्रेपोजिशन की क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छे कमेंट करिएगा। और सेशन को लाइक नहीं करते आप लोग, बहुत कम लाइक मिलता है। मैं यहाँ सोचती हूँ कि आपको क्या से क्या दिया जाए और आप एक चीज़ नहीं कर पाते मेरे लिए, सिर्फ लाइक नहीं कर पाते। मैं लाइव तो नहीं आ रही हूँ इस समय, रिकॉर्डेड ही डाल रही हूँ, बट आपको तो ये है ना कि मैम अगर लाइव होती तो पक्का लाइक बोलती कि लाइक वीडियो को कर दी। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए ना कि मैम लाइक के लिए बोलेंगी, चाहे रिकॉर्डेड डालें चाहे लाइव डालें, चाहे लाइव पढ़ रहे हैं रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड में कुछ भी, हाँ पढ़ के निकल जाओ और लाइक भी ना करो, है ना। आपका ड्यूटी क्या है, अपनी भी ड्यूटी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी ड्यूटी करिए ना। आपकी ड्यूटी क्या है, अच्छे कमेंट करना और फिर लाइक करना, फीडबैक देना और ये भी बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछना, क्वेरी भी पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट टाइम जो चैनल को मेरे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF चाहिए तो हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो जाइएगा। बाय।